Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I am Ghulam Muhammad Sheikh, lecturer political science, Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today I am going to interact with my 11th class students, and my today's topic is fundamental rights. सबसे पहले मैं आऊँगा राइट्स पर। हमें फंडामेंटल राइट्स ऐसी टॉपिक है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे राइट्स क्या है। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट डेवलप। ये राइट्स हम उन कंडीशंस को कहते हैं जिनके बिना एक इंसान की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। हमें एक सिटीजन को डेवलप करना है, सोशली भी, एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से उसे डेवलप करना है। यह डेवलपमेंट तब मुमकिन है जब हम उसको राइट्स देते हैं। सबसे बड़ा राइट है हमारा, जैसे आप जानते हैं, लिव एंड नॉट लिव, राइट टू लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट राइट इन द होल वर्ल्ड। यह भी एक राइट है, बेसिक राइट। तो यहां मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट्स आर दोज कंडीशंस, यानी वो शराइत हैं सोशल लाइफ के, क्योंकि इंसान समाज में रहता है। सोशल फैक्टर इज इनहेरेंट इन द वेरी नेचर ऑफ मैन। he can't live in isolation. He always needs the association of other human beings. There is this interdependence, the most big factor in the life of man. और इन ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। इनको पूरा करने के लिए इससे हमेशा दूसरों की ज़रूरत रहती है, मदद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। इसमें इसने रखे हैं कोई ना कोई टैलेंट हर एक इंसान में रखा है, बस सभी टैलेंट्स एक इंसान में इसने नहीं रखे हैं। बल्कि अगर एक सिटीजन में एक टैलेंट है, दूसरे में दूसरा टैलेंट है, इस तरीके से आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर इंडिपेंडेंस इज द वेरी बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। इस इंटरडिपेंडेंस को पूरा करने के लिए राइट्स जरूरी है। तो इसलिए राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनालिटी कैन नॉट डेवलप। अगर हम राइट्स को हम नहीं देंगे तो इसका यह मतलब है ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो अब डेमोक्रेटिक राइट्स की बात आती है। दीज राइट्स आर एंजॉयड बाय द सिटीजंस इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर डेमोक्रेसी, असली राइट्स का कंसेप्ट जो है ये डेमोक्रेसी में ही दिया जाता है, ये डेमोक्रेसी में ही रखा गया है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ राइट्स सिटीजन को बड़े पैमाने पर मिलते हैं। वहाँ जो हुकूमत होती है वो लोगों की भी बनी हुई हुकूमत होती है, इसलिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स राइट्स एंजॉय करते हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट्स, अगर आपसे कोई पूछ ले डेमोक्रेटिक राइट्स कौन से राइट्स, आप कहेंगे दीज राइट्स आर एंजॉयड by the citizens in a democratic state. Citizens are given civil, political, religious and economic rights. एक डेमोक्रेसी में शहरी को हर तरह के राइट्स दिए जाते हैं, सिविल राइट्स भी दिए जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाते हैं। पॉलिटिकल राइट्स यानी वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, पार्टिसिपेट करता है इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में बड़ा रोल अदा करता है, उसे राइट टू फ्रेंचाइज भी दिया जाता है, वो इलेक्ट भी होता है और इलेक्शन के लिए खड़ा भी होता है। रिलीजियस राइट्स भी इसके होते हैं। ही इज फ्री टू प्रोफेस, प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस। गवर्नमेंट कांट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ सिटीजन्स। इस तरह के इकोनॉमिक राइट्स भी दिए जाते हैं। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स ही इज फ्री टू प्रोफेस, ही इज फ्री टू चूज एनी प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। और इस तरह से ये राइट्स डेमोक्रेसी में दिए जाते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स और जो हिंदुस्तानी शहरियों को दिए गए हैं, आप ये जानते होंगे कि 47 से पहले हमारे राइट्स भी नहीं थे और फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं
जब हमारा आइन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया है, उसी में इस राइट्स का सबसे बड़ा चैप्टर रखा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स आप जान लेंगे, राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जो राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन्स को दिए हैं, उन राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। These rights are the integral part of the constitution and are justiciable। ये एक नाकाबिल तनसीफ हिस्सा है हमारे आइन का, और ये राइट जस्टिसेबल है। इसका यह मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे राइट्स का गार्डियन है। अगर कोई भी आपका राइट किसी भी वक्त छीनता है, छीनने की कोशिश करता है, आपके पास एक और राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप उस राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज द केस में भी उसका दरवाजा आप खटखटा सकते हो और अपने राइट्स को आप वापस ले सकते हो इफ दे आर वायलेटेड। इसलिए कहा जा रहा है दीज राइट्स आर जस्टिसेबल। दीज राइट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड और टेकन अवे बाय ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी इतनी अहमियत है कि इनको तब्दील भी नहीं किया जा सकता है और आइन से गायब भी नहीं किया जा सकता, निकाला भी नहीं जा सकता है। These rights are contained and part 3 of the Indian Constitution। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा एक हिस्सा है पार्ट 3, उसमें इन राइट्स को दर्ज किया गया है। वो these rights are contained in the part 3 of the Indian Constitution। These rights are the most elaborate in the world। अगर दुनियाई उफक पर बात करेंगे कि दुनिया में भी ये फंडामेंटल राइट्स, इतने एलाबोरेट राइट्स किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे जितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। और ये राइट्स इसलिए फंडामेंटल हैं कि ये हमारे पॉलिटिकल लाइफ को, हमारे इकोनॉमिक लाइफ को, हमारे सोशल लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए आप ये मान लेंगे कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, उस वक्त हिंदुस्तान में हम पिन्स भी मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, लेकिन आज आप देखते हैं by virtue of these fundamental rights we are now in a position, we are now being manufacturing big machinery even to other countries। हमें दूसरे मुल्कों को भी आप बड़ी बड़ी मशीनरियां फराहम करते हैं। It is only by virtue of these fundamental rights। और ये fundamental rights contained है पार्ट 3 of the Indian Constitution में। और इस ये राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 to 32, आर्टिकल 14 to आर्टिकल 32 of the Indian Constitution deals with these fundamental rights। आर्टिकल 14 और 32, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। लेकिन सबसे पहले आपको पहचानना है, हर एक चीज के फीचर्स होते हैं, सैलेंट फीचर्स। जैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करने हैं तो इसके सैलेंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं। तो इन फंडामेंटल राइट्स के भी फीचर्स हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं? पहला फीचर है इसका, दीज राइट्स आर मोस्ट डिटेल्ड एंड कंप्रहेंसिव। पहला फीचर फंडामेंटल राइट्स का क्या है? दीज आर मोस्ट डिटेल्ड एंड कंप्रहेंसिव। नंबर सेकंड, दे आर लिमिटेड only to 6 number, only 6 in number, they are limited only 6 in number। राइट्स आपके बहुत सारे हैं, बट फंडामेंटल राइट्स हमारे इस वक्त जो हम इंजॉय कर रहे हैं, इनकी टोटल नंबर 6 है। अच्छा, नंबर 3 फीचर है इसका, ऑल सिटीजन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स। हर एक शहरी को यकसान तौर पर ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, ऑरिजिन और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी चीज पर इम्तियाज नहीं बरता जाता है, ये इक्वली हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं। हर एक सिटीजन एंजॉय करता है ये फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, नेक्स्ट फीचर इसका है, दीज राइट्स आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन नेचर। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ये। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। इन दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। इनके पीछे एक लगा हुआ
मुहफ़िज़ है, हमारी जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। को घबराने की जरूरत नहीं है। ये राइट्स अगर कोई आपसे स्नेच करने की कोशिश करता है, सुप्रीम कोर्ट पीछे मुहफ़िज़ लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है। और ये फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाइड है अंडर मैन सिक्स heads. Under man 6 heads. These rights, I mean the fundamental rights. These rights are classified under the following man's 6 heads. Man 6 heads. लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं। जब हमारा आईन वजूद में आ गया, उस वक्त हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बल्कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी था, जो शायद बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 डिलीट किया गया फ्रॉम दिस लिस्ट एंड इट वाज मेड ओनली ए सिविल राइट। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू ए वेलफेयर स्टेट। अगर फंडामेंटल राइट, ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता, तो गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को ऑडिट नहीं कर सकती। ये फंडामेंटल राइट था। कोई भी सिटीजन बाय फ्रॉड और फाउल मीन्स खजाने आमरा को नुकसान पहुंचा के बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जमा कर देता, और गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं कर पाती, अगर ये फंडामेंटल राइट होता। लेकिन बाद में इस राइट को डिलीट किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसे एक सिविल राइट बनाया गया। हमें प्रॉपर्टी अर्न करने का, कमाने का बड़ा हक है, लेकिन बाय फेयर मीन्स। अगर गवर्नमेंट को किसी भी वक्त ये आइडिया मिलता है कि किसी भी सिटीजन ने, किसी भी शहरी ने, किसी भी ऑफिसर ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने कहीं भी बड़ी ये मिस एप्रोप्रिएशन करके बड़ी प्रॉपर्टी कमा के रखी है, गवर्नमेंट कैन ऑडिट इट, और इस गवर्नमेंट स्नेच कर सकती है, अपने पास वापस ले सकती है। इसलिए ये एक सिविल राइट बना, और ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। वरना हमारे एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला आईन था अमेंडमेंट से पहले का, उसमें हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी, ये आप याद रखेंगे, ये डिलीट हुआ बाद में अमेंडमेंट करके, और अब हमारे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है। दीज राइट्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग मैन 6 हेड्स। नंबर वन राइट टू इक्वलिटी। वो पहला फंडामेंटल आप याद रखेंगे, जो हमें मिला है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, ये सबसे पहला फंडामेंटल राइट है जो इंडियन सिटीजन को दिया गया है। और आर्टिकल 14 to 18 डील करता है। आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस राइट टू इक्वलिटी। बाद में मैं इसे इंशाल्लाह आपके सामने वजाहत करूंगा। ये राइट इक्वलिटी असली में क्या है, राइट टू 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17, 18 क्या है। लेकिन इस वक्त आप मैन हेड्स में देखेंगे हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। ये राइट्स क्लासिफाई किए गए हैं अंडर मैन 6 हेड्स। हेड है नंबर 1 राइट इक्वलिटी, वो आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट इक्वलिटी। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आजादी का हक। राइट इक्वलिटी उर्दू में इसको कहते हैं मसावात का हक। वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। राइट टू फ्रीडम, आजादी का हक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम। इसके तहत हमें 6 मेन फ्रीडम्स भी दी गई है, जो मैं बाद में जब इस राइट टू फ्रीडम पर मैं आऊंगा आपके सामने इसकी वजाहत कर दूंगा। और तीसरा राइट जो हमारा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
इसका उर्दू माने है इस्तिसाल मुखालिफ हक। इस्तिसाल मुखालिफ हक आर्टिकल 23 and 24 deals with this right against exploitation. एक्सप्लॉयटेशन इस्तिसाल मुखालिफ हक, यानी इस्तिसाल में क्या आता है, जब किसी माइनर से हम कोई काम लेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन कहलाती है। एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। नंबर 4th राइट जो हमारा फंडामेंटल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 of the Indian Constitution deals with this right to freedom of religion. मजहबी आज़ादी का हक। हिंदुस्तान में हर एक शहरी आज़ाद है, वो किसी भी फेथ के साथ रह सकता है, वो किसी मजहब का पैरू बन सकता है, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 to 28 of the Indian Constitution deals with this right. Number 5th fundamental right, cultural and educational rights. Cultural and educational rights. Cultural and educational rights. Educational rights. वो 5th fundamental right हमारा है, cultural and educational rights. Article 29 and 30 deals with this right. और हमारा 6th fundamental right जो है, 6th fundamental right, अगर मैं ये कहूं इन 5 fundamental rights का भी गार्डियन, इन 5 fundamental rights का भी मुहफ़िज़, एक और right हमें दिया गया है in the protection of these rights, right to constitutional remedies, right to constitutional remedies. Article 32। अब यहां पे आप ये बीच में गैप पाएंगे, आर्टिकल 29 एंड 30, फिर मैंने 31 मैंने बीच में डिलीट किया, फिर 31 शायद राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी जो बाई लेटर अमेंडमेंट्स इस चैप्टर से डिलीट किया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आईनी चाराजोई, यानी अगर कोई भी राइट आपसे कोई छीन लेता है तो उस वक्त आप अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हो, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एज द केस में भी आप उनके दरवाजे खटखटा सकते हो। अगर कोई ये राइट्स आपसे वायलेट करता है, आपसे छीनता है, तो उस वक्त एक और राइट आपको दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसी राइट के तहत कोर्ट आपको रेमेडी देता है इन द शेप ऑफ रिट्स। आप वहां रिट्स दायर करते हो, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ सर्शरो, रिट ऑफ को वारंटो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इस तरह से बहुत सारे रिट्स है जो इसके या जो इसके अंदर आ जाते हैं कौन से रेमेडीज के। ये है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हिंदुस्तानी शहरियों को दिए गए हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स ये फंडामेंटल इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, विदाउट विच वी कांट डेवलप आवर सेल्व्स। अपने आप को डेवलप करने के लिए एज हम्बल एंड ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया ये राइट्स हमें दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को भी और अपने नेशन को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं बाय वर्चू ऑफ दीज राइट्स। वो ये आप याद रखेंगे कि दीज राइट्स आर क्लासिफाइड under the following main 6 heads. I will repeat them again. Right to equality, Article 14 to 18 of the Indian Constitution deals with this right. Number 2, right to freedom. Article 19 to 22 of the Indian Constitution deals with right to freedom. Number 3, right against exploitation. Article 23 and 24 of the Indian Constitution deals with this right. Number 4th, right to freedom of religion. Article 25 to 28 of the Indian Constitution deals with this right. Number 5th, cultural and educational rights.
These are contained in Article 20, under Article 29 and 30, and the sixth and the last one, right to counsel remedies, Article 32 of the Indian Constitution deals with this right. After making a list of these rights, now we will try to understand right to equality in detail. Right to equality. राइट टू इक्वलिटी है क्या, इसको जानने की हम थोड़ा कोशिश करेंगे। वो आर्टिकल 14 से 18 तक जितने भी हमें इक्वलिटी के हुकूक दिए गए हैं वो क्या हैं। को नंबर 1, राइट आर्टिकल 14 of the Indian Constitution. Article 14 of the Indian Constitution guarantees all citizens equality. Guarantees all citizens equality before law. In other words, we mean before law. We are all equal. In the eyes of law, we are all equal. And equal protection of law. It also means equal protection of law. Equal protection of law within the territorial jurisdiction of India. Within the territorial jurisdiction of India, जो हमारी jurisdiction है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसके हुदूद में जितने भी लोग आ रहे हैं इन्हें इक्वली लॉ प्रोटेक्ट करता है। इक्वली लॉ प्रोटेक्ट करता है। There can be no discrimination. You will remember it. There can be no discrimination. Discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, place of birth, region. कानून की नजरों में हम सब बराबर हैं। कानून के तहत किसी के साथ हम इम्तियाज नहीं कर सकते हैं। No discrimination on the basis of caste, no discrimination on the basis of color, no discrimination on the basis of sex, no discrimination on the basis of religion, no discrimination on the basis of place of birth, no discrimination on the basis of region. We are all equal. From Kashmir to Kanyakumari, all Indian citizens are equal before law, and law protects all the citizens equally. No discrimination. Article 15 of the Indian Constitution provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion. The state shall not state. In other words, state means the government. State and government cannot discriminate against any citizen on grounds of religion, caste, race, sex, place of birth. It also provides equal access. State कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है on the basis of these grounds, just like caste, color, creed, sex. इनकी बुनियाद पर गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 15 मजीद हमें प्रोवाइड करता है इक्वल एक्सेस, हमारी बराबर की पहुंच, इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स and place of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, etc. हम इन चीजों को यकसान इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 16 of the Indian Constitution, Article 16 of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity. It guarantees equality of opportunities for all citizens relating to employment to any office under the state or the central government. हमारी इक्वल एक्सेस है,
हम मरकज में भी, रियासत में भी किसी भी सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी मुलाजिम बन सकते हैं। गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 16 हमें इसकी गारंटी देता है। इक्वल क्या गारंटी देता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स related to employment to any office under the state or the central government. Under Article 17 abolishes untouchability. Unfortunately, जब हमें आज़ादी मिलने से पहले हमारी हिंदुस्तान छूत छात में बड़ा मुब्तला था। इसमें बहुत सारे तबके एक दूसरे के साथ अनटच हो जाते थे, यानी मिलना जुलना एक दूसरे के साथ ये अपने आप के लिए तवहीन समझते थे। लेकिन जब आज़ादी हमें मिली, आईएन हमें बना, तो आर्टिकल 17 ने इस अनटचेबिलिटी को बैन किया। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and its practice in any form is forbidden. इसकी प्रैक्टिस भी हमारे मुल्क में इस पर यह मना है। इस प्रैक्टिस पर हम अमल नहीं कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी ऑफ एबॉलिश हुई है, इसका कंसेप्ट इंडियन सॉइल से अब गायब हो चुका है और इसको एबॉलिश करने का सेहरा आर्टिकल 17 को चाहता है। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and its practice in any form is forbidden. Article 18 abolishes all titles. जैसे मैं आपको ज़हनिशीन कराऊंगा, जैसे डेमोक्रेसी के सूरज तुल्लू होने से पहले मुल्क में हमारा एक बाहर का निज़ाम था। वहां बाप के बाद बेटा राजा बनता था। ये इंसिस्टीरियल प्रॉपर्टी ने बना के रखी थी। जब बाप मर जाता उस तख्त का मालिक बेटा बनता, जब वो फिर उसका बेटा। ये जैसी इनकी अपनी मेरास थी। लेकिन जब डेमोक्रेसी का सूरज तुल्लू हुआ मुल्क में, तो डेमोक्रेसी में सॉवरेंटी लाइज विद द पीपल। असली ताकत का सरचश्मा हमारे मुल्क में लोग हैं। और जो टाइटल्स पहले दिए गए थे, किसके बुनियाद पर? रॉयल्टी के बुनियाद पर। इन टाइटलों को अब एबॉलिश किया गया है। रॉयल्टी के बुनियाद पर जो भी टाइटल्स दिए जाते थे, जैसा कि बादशाह का पोता है, ये फलानी राजा का बेटा है, इनके नाम पर जितने भी ये दिए जाते थे ये टाइटल्स, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर दिया है। अब कोई टाइटल्स नहीं है। आर्टिकल 18 abolishes all titles, लेकिन एक शर्त है, एक्सेप्ट गिवन ऑन द बेस ऑफ मेरिट। लेकिन वो टाइटल्स अभी भी बाकी हैं जो काबिलियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं। जैसे कोई गैलेंट्री का बड़ा मुजाहरा करता है दुश्मन को हराने में, उसे आउट ऑफ टर्न गवर्नमेंट प्रमोशन भी दे सकती है। जैसा कोई बच्चा टॉप करता है किसी नेशनल लेवल एग्जाम में, उसे कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है। इट इज परमिसिबल। ये इस टाइटल में नहीं आता है। बाकी जितने भी टाइटल्स हैं, आर्टिकल 18 abolishes all titles except given on the basis of merit. It further provides that no title, not being military or academic distinction shall be conferred by the state. बाकी जितने भी टाइटल्स जो बहादुरी के बुनियाद पर दिए जाते हैं, जो मुल्क को बचाने के बुनियाद पर दिए जाते हैं, जो सोशल सर्विस के बल पर दिए जाते हैं, जो काबिलियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं, वो काबिल कबूल है। वो आज भी दिए जाएंगे, वो आज भी दिए जाते हैं। लेकिन इसके बगैर जितने भी टाइटल्स दिए जाते थे पुराने ज़माने में, बादशाह के बेटे होने के नाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सब टाइटल्स को एबॉलिश करके रखा है अंडर आर्टिकल 18। अब मुल्क में ऐसा कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता है जो इन टाइटल्स के साथ मुशाबत करता है, जो इन टाइटल के साथ मिलता जुलता है। बाकी जितने भी टाइटल्स हैं मेरिट की बुनियाद पर, वो आज भी दिए जाते हैं। ये चंद बातें थी राइट टू इक्वलिटी के बारे में। लेकिन आप साथ ये याद रखेंगे, ये तमाम जो हमें फ्रीडम्स दी गई हैं, इट इज सब्जेक्ट टू द सॉवरेंटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन है। ये राइट्स भी हमें तब दिए जाते हैं, ये राइट्स भी हम तब यूटिलाइज कर सकते हैं, इन राइट्स को तब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज जहन में रखनी है, इनकी एक एक्सेप्शन है। दीज ऑल राइट्स आर सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? सॉवरेंटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेंटी और नेशनल इंटीग्रिटी का इंडिया में हमें ख्याल रखना है और इन राइट्स का हमें बखूबी इस्तेमाल करना है। दिस वाज a sort of brief introduction regarding this right to equality. In the next session, I will discuss with you right to freedom. Right to freedom. Thank you. Have a nice day.